Hello everyone. In this video, I will discuss about protein structure fundamentals. In this video, I will cover protein structure fundamentals, ligand fundamentals, protein ligand interactions, molecular docking workflow, and last one is practical section where I explore PDB structure and download protein structure from PDB. इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जर्नी कवर करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर लेवल समझेंगे, उसके बाद लाइगेंड क्या होता है और ड्रग डिस्कवरी में उसका रोल दिखाएंगे। फिर प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन समझेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर डॉकिंग का कंप्लीट वर्कफ्लो समझेंगे और लास्ट में हम प्रोटीन डाटा बैंक का एक प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोटीन डाटा बैंक से प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे पाईमोल के थ्रू कैसे विजुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन एक ही शेप में नहीं होता, ये ग्रेजुअली 4 लेवल्स में ऑर्गेनाइज होता है। सबसे पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यह सिर्फ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। सेकेंड लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन लोकली फोल्डेड होकर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट बनाता है। थर्ड लेवल है टर्शरी स्ट्रक्चर, यह पूरी प्रोटीन चेन फोल्ड होकर अपनी यूनिक 3D शेप बना लेती है। और अगर मल्टीपल प्रोटीन चेन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। In this slide, I will discuss about primary structure and secondary structure. सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ये अमीनो एसिड्स की एग्जैक्ट सीक्वेंस होती है। एक भी अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो प्रोटीन की फंक्शन चेंज हो सकती है। इसका फेमस एग्जांपल है सिकल सेल डिजीज। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। प्रोटीन चेन फोल्ड होकर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट और लूप बना लेती है। ये फोल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। नॉर्मली एक सेंटेंस में इमेजिन करें तो अगर एक लेटर चेंज कर दिया जाए, जैसे कि CAT कैट, कैट को चेंज कर दिया जाए BAT बैट, जिसमें C को चेंज कर दिया है B में, सिर्फ एक लेटर बदलने से पूरी कंप्लीट सीक्वेंस का प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो गया। लाइक कैट से बैट। प्रोटीन में भी अमीनो एसिड बदलने से डिजीज हो सकती है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये फर्स्ट लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में ही देख सकते हैं। यह सीक्वेंस डीएनए की जीन्स डिसाइड करते हैं। इसी सीक्वेंस के बेसिस पर प्रोटीन आगे फोल्ड होता है। The primary structure is the linear sequence of amino acids joined together by peptide bond. It is the simplest level of protein structure and serves as the foundation for all higher levels. इस सीक्वेंस के बेसिस पर प्रोटीन आगे फोल्ड करता है। अगर सीक्वेंस गलत हो जाए तो फोल्डिंग भी गलत होगी और प्रोटीन अपना फंक्शन लूज कर जाएगा। अगर ऐसा एनालॉजी आप समझने की कोशिश करें तो एक ट्रेन को इमेजिन कीजिए। हर कोच एक अमीनो एसिड है और उसको कनेक्ट करने वाली कपलिंग पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर बीच का एक कोच गलत लग जाए तो पूरी ट्रेन की अरेंजमेंट को आगे पीछे कर देता है, पूरी ट्रेन की अरेंजमेंट को चेंज कर देता है और जिसकी वजह से ट्रेन की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। तो प्रोटीन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर प्रोटीन का एक भी अमीनो एसिड चेंज हुआ तो प्रोटीन का होल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर।
हाउ इज प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड? अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. ओके, अब सवाल आता है कि अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं. हर अमीनो एसिड एक दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप. जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. ये पेप्टाइड बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट होता है, इसी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. सीक्वेंस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, वेरी स्टेबल, पेप्टाइड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं. सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो प्रोटीन का फंक्शन बदल जाता है. इसका क्लासिक एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, जहां सिर्फ एक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन रेड ब्लड सेल्स की शेप और उसकी फंक्शन को बदल देता है. अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में. अब प्रोटीन चेन सिर्फ सीधी लाइन में नहीं रही, ये फोल्ड होना शुरू करती है. इस लोकल फोल्डिंग को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ये फोल्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से नहीं बल्कि बैकबोन के एटम्स के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्टेबल बनाता है और आगे की 3D फोल्डिंग के लिए फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है. ऐसा एनालॉजी आप समझ सकते हैं कि एक रिबन को टेबल पर सीधा रखिए, आप उस रिबन को हल्का सा कॉइल बना दीजिए, फोल्ड कर दीजिए. ओके, रिबन वही है, बस उसकी शेप बदल गई है. प्रोटीन भी इसी तरह फोल्ड होता है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में secondary structure refers to local folding of amino acid chain into regular pattern. The folding occur because of hydrogen bond between backbone atoms. ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती है? बीटा प्लेट्स एंड अल्फा हेलिक्स. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो सबसे कॉमन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया क्या, बीटा शीट्स, बीटा प्लेट्स एंड अल्फा हेलिक्स. पहले है अल्फा हेलिक्स. ये एक स्पाइरल स्प्रिंग की तरह दिखता है. इस स्ट्रक्चर में हर फोर्थ अमीनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो इसे स्टेबल बनाता है. ये स्ट्रक्चर हेयर और मसल्स प्रोटीन में कॉमनली मिलता है. दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट. जैसा कि आप देख सकते हैं ये जिगजैग फॉर्म में है. यहाँ पे ये फोल्डेड पेपर या अकॉर्डिशन की तरह दिखता है. ओके, इसमें प्रोटीन चेन सीधी स्ट्रैंड बनाती है और ये स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. बीटा शीट दो तरह की हो सकती है, लाइक पैरेलल और एंटी पैरेलल. यू कैन सी हियर पैरेलल बीटा शीट एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट. So alpha helix look like a spiral स्प्रिंग. फीचर्स इसके हैं, राइट हैंडेड कॉइल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एवरी फोर्थ अमीनो एसिड, एज आई सेड लास्ट स्लाइड, कॉम्पैक्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है. ज्यादातर कहाँ पाया जाता है अल्फा हेलिक्स? हेयर प्रोटीन्स में और मसल्स प्रोटीन्स में. बीटा शीट, बीटा प्लेटेड शीट लुक्स लाइक अ फोल्डेड पेपर. ये टू टाइप की होती है, पैरेलल और एंटी पैरेलल. पैरेलल मीन्स कि एक ही साइड में चेन हो उसकी, और एंटी पैरेलल मीन्स ऑल्टरनेट वे में हो. So in this slide I will discuss about turns and loops. So turns and loops क्या होता है? प्रोटीन में सिर्फ हेलिक्स और शीट ही नहीं होते, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए टर्न्स और लूप भी होते हैं. इसको कनेक्ट करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसी के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे. टर्न्स और लूप सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में होती है. These connect helices and sheets. They allow proteins to bend. Bonds involve hydrogen bond but peptide bond. ओके, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अल्फा हेलिक्स को
और बीटा शीट्स को कनेक्ट करने के लिए टर्न्स और लूप भी होते हैं। ये प्रोटीन को बैंड करते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। ये प्रोटीन को सही शेप लेना और मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली सोचिए एक रोड है, रोड के बीच में कर्व और टर्न्स होते हैं। ओके, अगर टर्न ना हो तो रोड हर जगह सीधी ही चलेगी और डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। प्रोटीन में लूप्स भी इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में increase stability, help protein fold correctly, provide mechanical strength. अब इस स्लाइड में हम समझते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अब प्रोटीन और भी ज्यादा फोल्ड होकर अपनी फाइनल 3D शेप बनाता है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इस स्टेज को बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, ये शेप हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, सॉल्ट ब्रिज एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से स्टेबल रहता है। अब अगर दो या दो से ज्यादा फोल्डेड प्रोटीन चेन एक साथ मिलकर एक फंक्शनल प्रोटीन बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका फेमस एग्जांपल तो आपको सबको पता ही होगा, जिसे बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका एग्जांपल है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। इसमें 4 प्रोटीन चेन से मिलकर बना होता है क्या? हीमोग्लोबिन, जो क्या काम करता है? जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। सोचिए आपने ऑर्गेनिक बर्ड बना ली। ओके, एक बर्ड बनाना टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसा है, लेकिन जब 4 ऑर्गेनिक बर्ड मिलकर एक डेकोरेटिव मोबाइल बना देते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। इस स्लाइड में हम और डिटेल में पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब तक प्रोटीन सिर्फ लोकल लेवल पे फोल्ड हुआ था, लेकिन अब पूरी प्रोटीन चेन फोल्ड होकर एक यूनिक 3D शेप बना लेती है। मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में, ये 3D शेप डिसाइड करती है कि प्रोटीन अपना काम कैसे करेगा। अगर शेप सही होगी तो प्रोटीन फंक्शन करेगा, अगर शेप गलत होगी तो प्रोटीन गलत काम करेगा, गलत फंक्शन परफॉर्म करेगा। फोर्सेस स्टेबलाइज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो स्टेबलाइज करती है किसको? टर्शियरी स्ट्रक्चर को। अगर हम पहले बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है? सबसे वीकेस्ट होती है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये क्या करती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाती है। ये वीक होती है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में होती है, तो मिलकर प्रोटीन को स्टेबल बना देती है। सेकंड है आयनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अमीनो एसिड्स। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड को एक दूसरे से अट्रैक्ट कराते हैं, जैसे कि लाइसिन हो गया और एस्पार्टेट हो गया। ओके, फिर है वंडरवॉल फोर्सेस। ये बहुत वीक अट्रैक्शन होते हैं जो पास मौजूद एटम के बीच बनते हैं। किसके बीच बनते हैं? जो नियर बाय एटम्स होते हैं उनके बीच बनते हैं। ये सबसे वीक इंटरेक्शंस होते हैं। ओके, फिर आता है इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये दो सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये प्रोटीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? ये प्रोटीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। Non-polar amino acid move toward the protein interior and water-loving amino acid remain outside. This is the major driving force for protein folding. ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। पहली बात तो वाटर से बचने के लिए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर छुप जाते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड बाहर की साइड रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल ग्रुप फोटो, जो बच्चे कैमरे से शर्माते हैं वो पीछे खड़े हैं और जो बच्चे कैमरे से नहीं शर्माते वो आगे खड़े हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी शर्मीले बच्चों की तरह है और वाटर लविंग अमीनो एसिड बाहर रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो कितने तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं? प्रोटीन्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये राउंड या स्पाइरल शेप में होते हैं,
एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन और एंजाइम्स, ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट और कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ये एक लंबा और रोप लाइक होता है। एग्जाम्पल कैराटीन और कोलेजन, ये बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन के बारे में। प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है? अगर प्रोटीन को बहुत ज्यादा हीट, एसिड, अल्कोहल या हाई सॉल्ट मिले तो उसकी 3D शेप क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अक्सर सेम रहती है लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर का लास्ट लेवल पर आ गए हैं। ओके, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का लास्ट लेवल है। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा फोल्डेड प्रोटीन चेन मिलकर एक फंक्शनल प्रोटीन बना लेती हैं। हर प्रोटीन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में ही ये लेवल मिलता है। किसमें मिलता है? मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स में ओनली। सबसे फेमस एग्जांपल मैंने आपको बताया क्या है? होमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ये सब मिलकर ऑक्सीजन को लंग से बॉडी की डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी की पूरे पार्ट में। मैं समराइज कर देती हूँ आपको। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर लोकल फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली 3D फोल्डिंग ऑफ अ सिंगल प्रोटीन चेन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मल्टीपल प्रोटीन चेन मिलकर एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अगर आप इन 4 लेवल को अच्छे से समझ लेते हैं तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ड्रग डिस्कवरी को समझना बहुत बहुत ईजी हो जाता है। आप यहाँ सब स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स एंड बीटा शीट, टर्शियरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फोल्डेड है, 3 डायमेंशनल में है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स अवेलेबल है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रोटीन डाटा बैंक। द प्रोटीन डाटा बैंक क्या है? प्रोटीन डाटा बैंक, प्रोटीन डाटा बैंक एक लाइब्रेरी है जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसकी 3D स्ट्रक्चर स्टोर करती है। क्या करती है? 3D स्ट्रक्चर स्टोर अपने अंदर। अब सवाल आता है कि साइंटिस्ट प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर कहाँ से लेते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रोटीन डाटा बैंक, यानी कि पीडीबी। पीडीबी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री डाटाबेस है जब प्रोटीन, डीएनए और आरएनए उसके कॉम्प्लेक्स की 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होती है। क्या? किसकी स्ट्रक्चर की? प्रोटीन की, डीएनए की, आरएनए की 3D स्ट्रक्चर कहाँ अवेलेबल होती है? पीडीबी में। ये स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रायो ईएम से डिटरमाइन की जाती है। अगर आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग या बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं तो पीडीबी आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इमेजिन कीजिए कि डिजिटल लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी में हजारों बुक्स होती हैं। ओके, वैसे ही पीडीबी में लाखों प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं। जब भी साइंटिस्ट को कोई प्रोटीन चाहिए वो इसी लाइब्रेरी से उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड करता है। और किस टाइप का स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं? पीडीबी स्ट्रक्चर। सो क्वेश्चन आता है व्हाई बायोइन्फॉर्मेटिशियन यूज पीडीबी। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन पीडीबी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रग डिस्कवरी की ऑलमोस्ट हर कंप्यूटेशनल स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर से शुरू होती है। पीडीबी से हम प्रोटीन का एक्टिव साइट देख सकते हैं, म्यूटेशन एनालाइज कर सकते हैं, प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर डॉकिंग और मॉलिक्यूलर डायनेमिक स्टिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीडीबी की। अब समझते हैं हम लाइगेंड फंडामेंटल्स के बारे में। अब प्रोटीन के बाद बात करते हैं लाइगेंड की। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन की बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। ड्रग डिस्कवरी में ड्रग भी लाइगेंड ही होता है।
ओके, तो लाइगेंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सब्सट्रेट हो सकता है, इनहिबिटर हो सकता है, एग्नोस्टिक हो सकता है, जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ओके, इनहिबिटर क्या करता है, जो एंजाइम को काम करने से रोक देता है। सब्सट्रेट क्या होता है, जो एंजाइम से जाके बाइंड करता है। अगर आप सोचिए, प्रोटीन एक लॉक है और लाइगेंड एक की, सही की ही लॉक को ओपन करेगी। इसी तरह सिर्फ सही लाइगेंड ही प्रोटीन को एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और फिट होगा। हम समझते हैं लाइगेंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या होता है, बेसिकली हर मॉलिक्यूल ड्रग नहीं बना सकता। ओके, एक अच्छे लाइगेंड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही होनी चाहिए, जिससे कि क्या वो एज अ ड्रग कंसिडर किया जा सके। जैसे मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, वाटर में सुटेबल सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, चार्ज और पीके एप्रोशिएट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। ओके, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। चार्ज और पीके एप्रोशिएट होना चाहिए, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है कि लाइगेंड बॉडी में इफेक्टिवली काम करेगा या नहीं। लाइक एज अ एनालॉजी आप कंसीडर करें तो जब जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, वैसे ही ड्रग बनाने के लिए ड्रग से पहले लाइगेंड की प्रॉपर्टीज चेक की जाती हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन के बारे में। अब देखते हैं कि प्रोटीन और लाइगेंड एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन इंटरेक्शन है क्या, सबसे कॉमन इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सॉल्ट ब्रिज, पाई पाई स्टैकिंग। इन सब इंटरेक्शन की वजह से लाइगेंड प्रोटीन से बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करता है, बाइंडिंग पॉकेट पे। इन सब इंटरेक्शन की वजह से लाइगेंड प्रोटीन के बाइंडिंग पॉकेट में स्टेबल रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोफोबिक की बात करें तो ये वाटर से बचाने के लिए नॉन पोलर ग्रुप एक साथ आते हैं। सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन शो करता है। पाई पाई स्टैकिंग की बात करें तो ये एरोमेटिक रिंग के बीच अट्रैक्शन शो करता है। क्या शो करता है, इंट्रैक्शन। इन सब इंट्रैक्शन की वजह से ही प्रोटीन क्या करता है, वो बाइंडिंग पॉकेट में स्टेबली बाइंड हो सकता है। क्या, लाइगेंड प्रोटीन की बाइंडिंग पॉकेट में स्टेबल बाइंड हो सकता है। अगर आप इमेजिन करो तो इमेजिन कीजिए दो लोग हैंडशेक कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग मौजूद लाइक फिर से बताती हूँ मैं आपको। इमेजिन कीजिए दो लोग हैंडशेक कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग मजबूत हैंडशेक कर लेंगे और कुछ सिर्फ हल्का टच करेंगे। प्रोटीन और लाइगेंड के बीच भी अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। आप इधर इमेजेस में देख सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो हो रहा है, पाई पाई स्ट्रैकिंग कैसे होती है, सॉल्ट ब्रिज कैसे होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग की वर्क फ्लो के बारे में। अब आते हैं कहाँ, मॉलिक्यूलर डॉकिंग की कंप्लीट वर्क फ्लो पर। तो स्टेप पहला क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है टारगेट सिलेक्शन। सबसे पहले डिजीज से रिलेटेड प्रोटीन चूज करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लिगैंड प्रिपरेशन, ड्रग मॉलिक्यूल्स का 3D स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। इसमें डॉकिंग सिमुलेशन में क्या करते हैं हम, डॉकिंग सिमुलेशन में करते हैं हम कंप्यूटर डॉकिंग सिमुलेशन में क्या होता है, डॉकिंग सिमुलेशन में कंप्यूटर प्रिडिक्ट करता है कि लिगैंड प्रोटीन की एक्टिव साइट में कैसे बाइंड करेगा। फिर पॉज एनालिसिस, पॉज एनालिसिस में क्या, फाइनली हम डॉकिंग स्कोर और इंटरेक्शन एनालिसिस करते हैं और बेस्ट बाइंडिंग पॉज सेलेक्ट करते हैं। सोचिए आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ओके, रेस्टोरेंट चूज करना टारगेट सिलेक्शन है, फूड ऑर्डर करना लिगैंड प्रिपरेशन है, और टेबल पर फूड सर्व होना वो डॉकिंग है, और टेस्ट करके बेस्ट डिश डिसाइड करना उसको पोज एनालिसिस बोलते हैं। Now I will show you how to download a protein structure from the protein data bank, also known as PDB। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे प्रोटीन डाटा बैंक। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ प्रोटीन डाटा बैंक। यू कैन क्लिक हियर।
Once the website open, locate the search bar at the top of the page. And type P53. P53, one of the most important tumor suppressor protein involved in cancer. I press enter. You will see multiple structure related to the P53 protein. You can see here different structures available. Different structure may have different resolution, mutations, ligands, or protein domains. So we target here molecular docking. So I choose 3Q05 protein. It is the P53 protein. 3Q05 is a unique ID of each protein. Like different P53 have different, like P53 only one type, but structures available different type. Like here you can see all information available, like related to classification, organism expression system, mutation, and experimental data snapshots here. Before downloading, always check important details such as experimental method, like X-ray diffraction, resolution value 2.440 angstrom, and number of chain and presence of ligands and missing residues. Now click download file. If anyone want like faster sequence which carry sequence of the protein, nucleotide sequence. So here we need only PDB file. So download PDB file in PDB format. Click here legacy PDB format. The file will automatically download to your computer. Locate the downloaded file in your downloads folder. Now we have the three-dimensional structure of P53 ready for further analysis. So after downloading, we verify the structure. To verify the downloaded structure, open it using visualization software such as PyMol. We should be able to see the three-dimensional protein structure using PyMol Discovery Studio Visualizer. Now that we are downloaded the PDB structure, let's visualize it in PyMol. PyMol is one of the most widely used molecular visualization software in structural biology. It's allow us to view protein in 3D and understand their structure before performing molecular docking. So I will open the file named 3Q05. Selecting the downloaded structure. This is the 3D dimensional structure. This is the three-dimensional structure of P53 bounded to DNA. Notice that the protein is shown in different color, like this chains show in different color and this is different color. Okay. So each color represent different molecule. Like this yellow color, this is a
DNA bounded, DNA molecule I mean. This protein bound on DNA. The twisted double helix in the middle is the DNA molecule, while the surrounding ribbon-like structure are the p53 protein molecule interacting with DNA. ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये DNA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है. आप अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसको. I will rotate the structure to observe it from different angles. Looking the protein multiple perspective help us understand its overall shape and how it binds to DNA. Okay, you can zoom in the structure. The structure is currently displayed in the cartoon representation. This representation highlights the protein structure, secondary structure such as alpha helix. You can see alpha helix here. If you wait, first I change the color of the structure. फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. Like if you want to change the color, you can click here. Now you can see easily alpha helix, beta sheets is there, beta turns and loops also available. You can show according to your requirement. Like you can okay, wire. This is a wire form. You can change from here. Okay. Now it's dot form. This is structure converted into dot form. You can change according to your requirement. You can see here this red color is DNA molecule. Okay. If you want to sequence, you can click here. अगर आप सीक्वेंस देखना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर का तो आप डिस्प्ले पे जाकर सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अमीनो एसिड्स को. These all are the amino acids of this structure. Different colors of different area. Like these amino acids show that side. If I select this part, you can see here dots form on this part. Okay.